कि मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम उन्हें गटर में पड़े रहने दो, तुम क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हो। वो कहते हैं ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कौन कह रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया मां सरस्वती की प्रतिमा अमेरिका में लगा रहा है। अगर भारत की एम्बेसी में लग जाए तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाए। हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमानों में 24%। मधुबन में राधिका नाचे रे, मोहन की मुरलिया बाजे रे, किसने गाया? मोहम्मद रफी। लिखा किसने? शकील बदायूनी। म्यूजिक किसने दिया? नौशाद अली। आज तो फतवा जारी हो जाता। तो इस दशक की शुरुआत ऐसे हुई और उस शुरुआत का पहला लक्षण देखा 15 अगस्त 2014 को, जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दो ऐसी बातें कही जिसका कि राजनीतिक पंडितों ने कहा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। एक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा स्वच्छ भारत अभियान। लोगों ने कहा स्वच्छता अच्छी चीज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छी चीज है, पर इसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? कारण क्या था? यह विचार बदलने के लिए दशक शुरू हुआ था, यह सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था। और आप देखिए दोनों में इतना बदलाव आया कि आज हम किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी चीज आसानी से नहीं फेंकते हैं। लिंग अनुपात में इतना सुधार आया कि पिछले वर्ष पहली बार ऐसा हुआ नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हुई है। यह भारत में जब से डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल है उसके बाद का पहली बार ऐसा मौका आया। अब आप सोचिए 4-5 काम इन दशकों में किए जो मैं कभी हल्का सा मौका लगा दोनों किताबों को देखने का। अब मैं ये दावा करूं कि मैंने किताब पढ़ी वो भी चुनाव के दौरान, तो फिर तो ये होगा ना कि नेता लोग ऐसा ही बोलते हैं, इसलिए मैं ये दावा नहीं कर सकता। मगर जो मैंने किताब पलटने का प्रयास किया, देखिए 4-5 चीजों पे मोदी जी ने ध्यान दिया। नंबर 1, स्वतंत्रता की सार्थकता ही क्या जब तक अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में उजाला ना आए। तो सबसे पहले उन्होंने गरीब को एम्पावर किया, जनधन योजना हो और अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया। सेकेंड, जब एक बार आपने एम्पावर किया, जिसे हम लोग कहते थे ना उस जमाने में, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, तो करोड़ों घरों तक उजाला पहुंचाए। नेक्स्ट कम्स सिक्योरिटी। अरे भाई क्या विकास होगा अगर सुरक्षा नहीं होगी? याद करिए धमाकों की श्रृंखलाएं होती थी उत्तर से दक्षिण तक। कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां धमाके ना हो। तो चलती ट्रेन में, चलती बस में कहीं ना कहीं धमाका हो जाता था। रेलवे स्टेशन से लेके बस अड्डे से लेके पार्कों में लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका होगा। और धमाकों के बाद हालत ये थी कि 26/11 हमले के बाद केवल 9 महीने के बाद जुलाई 2009 में शर्म शेख में हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे और कहते थे कि आतंकवाद की घटनाओं से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। मोदी जी ने कहा आतंकवाद की घटनाओं के साथ शांति वार्ता नहीं होगी। और पिछले 10 साल पहले वो 10 साल हैं जब हमने कोई वार्ता नहीं की, कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया और आतंकवाद को इतना नियंत्रित किया कि वो आतंकवाद जो पूरे भारत में फैला हुआ था, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक हम उसको करने में सफल हुए। नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंट। अब आप देखिए कि इस समय डेवलपमेंट का ये माहौल है। भारत के किसी इलाके में आप खड़े हो जाइए और किसी भी डायरेक्शन में 150 किलोमीटर चले जाइए, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होता दिख जाएगा। अब मैं वो सारे आंकड़े नहीं दोबारा गिनाना चाहता, कितने एयरपोर्ट बने, कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी रेलवे लाइंस बनी हैं, किस ढंग से डेवलपमेंट हुआ, हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए। तीसरा डायमेंशन। फिर आता है चौथा, भारत का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक प्रेस्टीज, जिसके विषय में कहा गया कि व्यक्ति पासपोर्ट लेके जाता है। 5वां डायमेंशन, वो सारा प्रेस्टीज अपनी जगह है, अगर देश के अंदर स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव ना हो तो वो 5 चीजों को लेकर जो परिवर्तन आया है इस दशक में वो अभूतपूर्व है और अतुलनीय है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो डेवलपमेंट और वो सांस्कृतिक और कैसे हो सकता था। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बिजली जल रही है, भारत को विकसित राष्ट्र बनना था तो पावर की जरूरत थी। अब उस समय हमारा कोल से ही प्रोडक्शन होता था, जब हम आए थे 50% से ज्यादा एनर्जी जनरेशन कोल से होता था। अगर हम कोल के द्वारा, कोयले के द्वारा करते तो कितना पर्यावरण का प्रदूषण और कितना समय आता। सोलर पे ध्यान दिया, आज हम सोलर उत्पादन में दुनिया के 5वें नंबर के देश हैं। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना जिसका केंद्र भारत में बना। आप सोचिए ये बदलाव आया। अब हमने टारगेट रखा कि 2030 तक भारत की जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो 40% ग्रीन एनर्जी होगी। और पहली बार ऐसा हुआ 2022 तक वो टारगेट अचीव हो गया। नाउ द रिवाइज टारगेट फॉर 2030 इज 50%। ये है एक सोच कि डेवलपमेंट के लिए क्या सोच थी। ये मैंने सिर्फ उदाहरण दिया क्योंकि डिटेल में नहीं। अब आप आइए जो सांस्कृतिक गौरव की सोच।
आप याद करिए, आपको ध्यान है प्रधानमंत्री जी ने पहली विदेश यात्रा किस देश की थी? भूटान की। दूसरी यात्रा नेपाल की। कोई सोचेगा अमेरिका पहले जाना चाहिए था ना, जहां से एक सांस्कृतिक लगाव है वहां से शुरुआत किया। और वो संस्कृति हमें कैसे जोड़ती है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यहां पर मां सरस्वती की प्रतिमा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया, पूर्वी छोर पे है। अगर आप अमेरिका में जाएं और वॉशिंगटन में जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे जाके बाहर देखें तो उन्होंने 9 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगा रखी है। किस कहां? इंडोनेशिया में। और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए हैं। उन्हें कोई गुरेज नहीं है इससे। वो कहते हैं ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कौन कह रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया मां सरस्वती की प्रतिमा अमेरिका में लगा रहा है। अगर भारत की एम्बेसी में लग जाए तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। इसलिए देखिए, वो एक सोच था। और मोदी जी ने आने के बाद सोच का जो बदलाव किया, शहजाद भाई ने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स बताई। मैं एक दूसरे ढंग से बात करना चाहता हूं। जब इस देश को आजादी मिली, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उस समय ब्यूरोक्रेसी में 20% मुसलमान थे। अभी कायनात जी ने सच्चर कमेटी का पूरा डिटेल बताया, तो 2013 में सच्चर की रिकमेंडेशन आई। उस समय तक आते आते क्या हो गया? आप कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट से हमारी स्थिति खराब हो गई। कैसे हो गई भाई? ये सोचने की बात थी। 1931 के सेंसस में उत्तर प्रदेश की रेट ऑफ लिटरेसी 8% के आसपास थी। चूंकि वह 31 मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जातिगत आधार पर थी। हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी, 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमानों में 24%। आप सोचिए, नेशनल एवरेज से इतना ज्यादा। फिर साहब हम पीछे रह गए। कैसे रह गए? ये सोचने की जरूरत है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और मोदी जी ने कैसे अंतर किया, छोटा सा उदाहरण। परमवीर चक्र विजेता एक मुस्लिम हुआ है, वीर अब्दुल हमीद। 2015 में वीर अब्दुल हमीद जी की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई। कोई गया वीर अब्दुल हमीद के घर? कोई नहीं गया। मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया और पूरे परिवार का यहां सम्मान किया। टापू भी नाम रख रहे हैं जी, टापू का भी। आप ये सोचिए, अब जब आजादी मिली तो आज जैसे एक वो है, मतलब मुहाफिज मजलिस, सरताज सेकुलर सियासत, तो वो कहते हैं कि साहब वो अपराधियों में मुझे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा दिखती जो जेल में बंद है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, और भी कई एक फील्ड रहे जहां मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा थी आबादी के अनुपात में। उनको लगता आबादी के अनुपात से ज्यादा है। भाई हम लोग जब बच्चे थे उस जमाने शुरू करिए, हम लोग के जन्म से बहुत पहले से, आजादी के बाद बड़े बड़े फनकार, बड़े गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां, और फिर आज आप कहते हैं हम बेपढ़े लिखे रह गए। सबसे इंटेलेक्चुअल काम जो होता था, कविता लिखना, शायरी करना, तो हजरत जयपुरी, सुल्तान मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, ये सब कहां चले गए भाई? अचानक सब गायब हो गए। अब क्या, अब कौन नजर आता है? अब मुस्लिम समाज अपने को किससे जोड़ता है? मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील, जाकिर नायक, बुरहान वानी। ये क्या हो गया भाई? तब प्रतिनिधि वो थे, आज प्रतिनिधि हो। क्यों? तभी देश टेक्निकली सेकुलर नहीं था। जब से 1976 में सेकुलर डाला गया, तब से ऐसे फंसे जाल में कि उसके बाद अपनी काबिलियत भी भूल गए। और तब क्या था, मैं एक छोटी सी बात जो मैंने पहले भी कई बार कही है, बड़ा फेमस बॉलीवुड का भजन है, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सगरे काज, मधुबन में राधिका नाचे रे, मोहन की मुरलिया बाजे रे। किसने गाया? मोहम्मद रफी। लिखा किसने? शकील बदायूनी। म्यूजिक किसने दिया? नौशाद अली। आज तो फतवा जारी हो जाता, पक्का फतवा जारी हो जाता आज। तो आप सोचिए कि जिसके पास वो कैलिबर था, वो कहे आज हम यहां आ गए। तो 2013 में सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आई। आजादी के 67 साल हो गए थे, 6 साल हमारी सरकार रही थी, 61 साल सेकुलर दलों की सरकार रही थी। तो किसने इस मुकाम तक पहुंचाया? और मैं उसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, जो केरल के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा राजीव गांधी की कैबिनेट से जब उन्होंने इस्तीफा दिया
शाहबानो केस के मामले पर, तो उन्होंने कहा, राजीव गांधी की कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा, तुम इस चक्कर में क्यों पड़े हो? तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए इसके साथ ही गलत हो रहा है, ये उनको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो आरिफ साहब ने कहा कि उस कैबिनेट मिनिस्टर का कोट अनकोट में वर्ड था कि मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम उन्हें गटर में पड़े रहने दो, तुम क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हो? बस ये वो मानसिकता थी जिसने कि एक ऐसी कौम को, जिसके पास बड़ा हुनर था, जिसके पास बड़ी लियाकत थी, जिसके पास बड़ी सदाकत थी, वो गरीब व गुर्बत और मुफलिसो मजलूमियत के दौर में आ गया। और इतना ही नहीं, अपराध और आतंकवाद के साथ चस्पा भी हो गया और चस्पा कर भी लिया उनके नेताओं ने, हमेशा उसी के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, और मजे की बात ये कि साहब कोई और कम्युनिटी कहे हम बहुत गरीब स्थिति में आ गए, समझ में आ गए, साहब ये तो रूलिंग क्लास था। तो कहीं साहब कोई तो सुल्तान आलम थे, तो कोई नवाब साहब थे, तो कोई निजाम साहब थे, फिर आज ये हालत कैसे हो गई? तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए। ये सेकुलर सियासत की जाल में ऐसे फंसे कि अपनी लियाकत से भी महरूम हो गए।